Hello friends, welcome to Human Paraters channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So if you are preparing for UGC NET Paper 1, get enrolled with Human Paraters. तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, लेट मी टेक यू थ्रू ह्यूमन पैराटस लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लैंड करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में. ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पर लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में. आप उनको चेक करने के लिए you can subscribe to the channel of Human Paraters and press the bell icon for getting the notifications of the upcoming videos. ठीक है, तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे टेस्ट. Although it is not specifically mentioned under the UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude syllabus, however क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी आते हैं. ये टॉपिक छोटा सा है और इसमें क्या कवरेज करनी है ये तो अभी हम डिस्कस करते हैं. तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम्स का ही पार्ट है. ठीक है, तो इसी के अंदर हमको क्या क्या कवर करना है वो एक बार देख लेते हैं बुक्स में जाके. ठीक है, सो देयर आर 2 सेपरेट बुक्स विच आर covered in this unit on this platform. One is book 1 characteristics of test. So characteristics of test everyone knows कौन सी होती है. reliability. ठीक है, reliability basically ensures the consistency of the results whenever it is used. ठीक है, तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, पैरेलल फॉर्म होती है, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी होती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू highlight here that this topic overlaps with research aptitude also, but yes, the nature of the questions, the type of questions, they may differ in between the subjects. ठीक है, teaching aptitude और research aptitude whatever. ठीक है, validity हमेशा क्या ensure करती है, that whatever is the purpose of the test, whether my test is measuring that, whether my test is serving that purpose or not. ठीक है, for which it is meant for. ठीक है, तो that is being ensured by validity of the test. और इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, एंड देन कंटेंट की भी कंटेंट और क्राइटेरिया की फर्दर टाइप्स होती है. प्रेडिक्टिव, कंकरेंट. प्रेडिक्टिव मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस, कंकरेंट मतलब करंट की परफॉर्मेंस को अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी की बात हो रही है. ठीक है, कंस्ट्रक्ट की भी 2 टाइप्स होती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो अगर सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम मतलब हमारा टेस्ट मेजर कर पा रहा है तो वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और सारे अनरिलेटेड एस्पेक्ट्स को नहीं मेजर कर रहा तो दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग डाइवर्जेंट वैलिडिटी. ठीक है, फैक्टोरियल वैलिडिटी मतलब विद इन दी टेस्ट जो भी उसके आइटम्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो उनके अंदर वैलिडिटी है या नहीं है. ठीक है, ओके, तो आइटम्स की जो वैलिडिटी है वहां उस चीज को लेकर बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, ओके. यूजेबिलिटी क्या होती है? यूजेबिलिटी इज बेसिकली कि विद विच ईज द यूजर्स ऑफ द टेस्ट आर एबल टू यूज दैट टेस्ट. अब यूजर्स में दोनों हो सकते हैं आपके. फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक पार्ट पे और लर्नर्स दूसरे पार्ट पे. ठीक है, और results of the test must be useful for the users of the test. Objectivity means the test must be free from the biases of the test administrators. ठीक है, या test raters. ओके, अब इसी में हमें let me show you, इसमें एक और बुक कवर की गई है apart from characteristics of test which is basically of types of test. तो types of test भी बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेते हैं. ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली विच एनालाइजेज द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु इज अटेम्प्टिंग द टेस्ट, कि किस फील्ड में इंटरेस्ट है. ठीक है, अचीवमेंट होता है कि हमने आज तक क्या अचीव कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर किसी भी लर्नर को ट्रेनिंग दी जाती है तो किस फील्ड में उसकी एबिलिटी है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट में ये होता है कि ट्रेनिंग देने के बाद हाउ मच दैट पर्सन हैज अचीव्ड, वो रिप्रेजेंट करता है अचीवमेंट टेस्ट. और इन दोनों को लेकर एक बहुत अच्छी बात पता होनी चाहिए हमारे को.
विच इज दैट दीज टेस्ट आर कॉल्ड मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. इन दोनों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है. कौन से टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट. ऐसे एटीट्यूड टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट सबको पता होता है, सिचुएशनल टेस्ट जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है, एंड इंटरेस्ट टेस्ट में इंटरेस्ट आपका एनालाइज होता है. एंड इंटरेस्ट टेस्ट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एप्टीट्यूड टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट बहुत ही नैरो होते हैं एंड ये स्पेसिफिक स्किल आपका ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. पर्सनैलिटी टेस्ट में पर्सनैलिटी डिटरमिन होती है. ऐसी अगेन देन एरर्स ऑफ रेटिंग स्केल्स भी होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. तो एरर्स ऑफ रेटिंग स्केल मीन्स व्हेन दी रेटिंग इज नॉट फ्री फ्रॉम दी बायसेस ऑफ दी रेटर्स. तो कुछ कुछ एरर्स होती हैं, एरर ऑफ लिनियंसी होती है, एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है. ठीक है. तो क्या कौन कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज टीचिंग कंसेप्ट्स एंड टाइप्स हेडिंग यूज की गई है इसके लिए. सॉरी, तो चलिए अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम. ठीक है. जो लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आए हुए हैं. So first question is given below are two statements. One is labeled assertion A and the other is labeled as reason R. तो assertion क्या बोलती है? No test provides a perfect picture of the student's abilities and skills. तो assertion seems true क्यों? क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट अगर लिया जा रहा है तो it does not reflect the perfect picture of the student's abilities and skills. ठीक है. Whatever test he is appearing for example मैथ्स का टेस्ट दे रहा है तो जो उसके और सब्जेक्ट्स रिलेटेड एबिलिटीज हैं या जो स्किल्स हैं दैट विल नेवर बी पोर्ट्रेड बाय द मैथ्स टेस्ट विच फॉर विच ही इज अपेयरिंग फॉर. ठीक है. तो इसलिए असर्शन तो ट्रू है. रीजन देख लेते हैं. टेस्ट इज ओनली वन सैंपल. तो देखो ये भी सही दिख रहा है. टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया बिल्कुल उसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये रीजन. ठीक है. क्योंकि एक ये स्मॉल सैंपल ही होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का. तो दैट इज वाई बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. Which of the following are the characteristics of good test? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम द बायसेस ऑफ द रेटर्स होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डायग्नोस्टिसिटी मतलब डायग्नोस करने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने वाला होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. ठीक है. प्रैक्टिकल का बेसिक मतलब ये है कि आज की डेट में वो कितना रेलेवेंट है, दैट इज प्रैक्टिकलिटी. ठीक है. तो बी इसका आंसर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी. हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि वेन एवर माई टेस्ट इज वैलिड इट विल ऑलवेज बी अ रिलायबल टेस्ट. However, the otherwise statement is not true. It means reliability, जो मेरा टेस्ट रिलायबल होगा इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वैलिड भी होगा. ठीक है. तो रिलायबिलिटी इज नेसेसरी. वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी तो नेसेसरी है बट इनसफिशिएंट. वैलिडिटी के लिए और भी कंडीशन होनी चाहिए. रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी प्रूव करने के लिए रिलायबिलिटी तो होनी चाहिए. एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस व्हिच मस्ट बी सैटिस्फाइड टू प्रूव दैट माय टेस्ट इज अ वैलिड टेस्ट. ठीक है. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. लाइक फॉर एग्जांपल वैलिडिटी में क्या क्या होना चाहिए कि जो पर्पस के लिए टेस्ट बनाया गया है वेदर दैट पर्पस इज बीइंग सर्व्ड बाय दैट टेस्ट और नॉट, वो एंश्योर करता है वैलिडिटी. ठीक है. सो बेसिकली वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर. तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो 100% वो टेस्ट वैलिड टेस्ट है. ठीक है.
स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स वैलिडिटी इज नॉट एन ऑल और नन कंसेप्ट बट इट एग्जिस्ट एज अ कंटिन्यूम. तो कंटिन्यूम पे एग्जिस्ट करती है वैलिडिटी. वैलिडिटी कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लैंग्वेज इस लाइन का बेसिक मतलब ही ये निकलता है कि जो वैलिडिटी होती है ना वो एक्सट्रीम्स पर भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है. इट मीन्स बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस वैलिडिटी डिपेंड करती है किसी भी टेस्ट की, ठीक है. तो सर्कमस्टांसेस कैसे हैं या क्या उस टेस्ट का कंटेक्स्ट है उस पर मैटर करती है कि वैलिडिटी कैसी है. इट मीन्स वैलिडिटी हमारी लो भी हो सकती है ऑन वन एक्सट्रीम और हाईएस्ट भी हो सकती है या फिर मॉडरेट भी हो सकती है, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट टू टेस्ट. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई अलजेब्रा का टेस्ट लिया, ठीक है. तो अलजेब्रा का टेस्ट जो है अगर वो टेस्ट बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है, ठीक है. और इसको मैं एक सेकेंड अगर इस अलजेब्रा के टेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस हैं तो इट मीन्स दिस अलजेब्रा टेस्ट इज हैविंग हाई वैलिडिटी फॉर basic algebra, whereas for advanced level of algebra this test will be having low validity, ठीक है. और अगर मुझे जर्नल मानना है कि जर्नल अलजेब्रा की नॉलेज है या नहीं है तो उसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कि मॉडरेट वैलिडिटी हो गई उसके लिए, ठीक है. तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि वैलिडिटी जो है ना वो फिक्स नहीं है. इट मे वेरी बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट और द पर्पस ऑफ द टेस्ट, ठीक है. समझ में आ गया. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है जी. आगे चलते हैं. Which of the following statement is true in the case of test prepared by you as a teacher? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. इफ अ टेस्ट इज रिलायबल इट इज ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. तो देखो रिलायबल का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होने चाहिए व्हेन एवर दैट टेस्ट इज यूज्ड, ठीक है. अगर मान लो आज एडमिनिस्टर किया एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, उसी ग्रुप पर थोड़े टाइम के बाद अगर हम उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वेदर दैट टेस्ट इज एबल टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट और नॉट, दैट हैज बीन इंश्योर्ड बाय रिलायबिलिटी, ठीक है. तो रिलायबल अगर मेरा टेस्ट रिलायबल है तो क्या ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव भी हो? हाउ डज इट मैटर? अब वो रेटर की सब्जेक्टिविटी से फ्री है या नहीं है? हाउ डज इट मैटर? रिलायबिलिटी इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेगी, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. आगे चलते हैं. इफ अ टेस्ट इज वैलिड इट इज रिलायबल ऑल्सो. अभी हमने डिस्कस किया ऑल वैलिड टेस्ट आर रिलायबल बट ऑल रिलायबल टेस्ट मे और मे नॉट बी वैलिड. ध्यान रखना, ठीक है. ओके तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. आगे भी देख लेते हैं. इफ अ टेस्ट इज रिलायबल इट इज वैलिड. तो अभी मैंने बताया कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर एक वेइंग स्केल जिसको मान लो थोड़ा ऊपर नीचे कैलिब्रेट कर दिया गया है, इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग दी ट्रू रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहा. 70 kg वाले बंदे का वेट वो 100 kg दिखा रहा है, कैलिब्रेटेड हो गया है, ठीक है. तो वो एक्यूरेट रिजल्ट्स तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा बट स्टिल इट कैन प्रोड्यूस, इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है ना. बात समझ में आ रही है. तो रिलायबिलिटी तो इंश्योर हो रही है लेकिन वैलिडिटी नहीं है उसमें, ठीक. चलें आगे. वेयरएज अगर वही बिल्कुल एक्यूरेट वेइंग स्केल है, 70 kg वाला 70 kg रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें रिलायबिलिटी होनी ज़रूरी है क्योंकि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा ही देगा. 70 वाला 70 दिखाएगा, 60 वाले को 60 ही दिखाएगा, 50 वाले को 50. जो 50 वाला अगर 50 kg वाला पर्सन उसको यूज़ कर रहा है तो उसका 50 ही दिखाएगा, ठीक है ना. तो वैलिडिटी इंश्योर करती है रिलायबिलिटी, लेकिन रिलायबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि वैलिडिटी इंश्योर करे, ठीक है जी. इफ अ टेस्ट इज वैलिड एंड रिलायबल इट इज यूजेबल.
अब देखो यूजेबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया, यूजेबिलिटी में प्रैक्टिकेबिलिटी भी आ जाती है। अब एक टेस्ट मेरा वैलिड भी है, रिलायबल भी है, जरूरी थोड़ा ना कि वो यूजेबल हो, ठीक है। मतलब वैलिड और रिलायबल है, कोई पुराने जमाने का टेस्ट है, आज से मान लो 50 साल पहले यूज हुआ था, अब उस टेस्ट को मैं आज के बच्चों के ऊपर टेस्ट एडमिनिस्टर करूं तो क्या वो यूजेबल है, क्या वो प्रैक्टिकेबल है, नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। तो बी स्टेटमेंट इसका आंसर है, ठीक है। अब ये आपकी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी है, ठीक है, और उनकी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ी होंगी ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही टेस्ट को आप दोबारा दे रहे हो, ठीक है। और स्प्लिट हाफ का मतलब क्या है, दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर देना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे, देखो स्प्लिट हाफ, इट मीन्स ये सी रिप्रेजेंट कर रही है स्टेटमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट इन वन सेशन विद 2 इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। इंटर रेटर मतलब दो से ज्यादा रेटर, दो या दो से ज्यादा रेटर यूज हो रहे हैं, तो ये डी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशंस, ये क्या है, सेम टेस्ट को सेम ग्रुप पे देना अलग अलग सेशंस में, ये हो गया टेस्ट रीटेस्ट। लास्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म्स। टू फॉर्म्स में क्या होता है, ऑल्टरनेट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म एक ही बात है। जैसे आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 का एग्जाम होता है ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑल्टरनेट फॉर्म मेथड, मतलब पैरेलल फॉर्म निकाली जाती हैं। सो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर, इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, टेस्ट विल रिमेन सेम बट दी आइटम्स विल गेट चेंज, ठीक है ना। नो टू पेपर 1 आर सेम, अगर सेम डेट पे भी ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग उस पर भी ले रहे हैं तो सेम नहीं होते हैं वो, तो वो पैरेलल फॉर्म हो गई, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशंस, सो दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फॉर्म और ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर डी बनता है। Reliability refers to whether a test measures what it says it measures. Validity refers to whether a test consistently yields the same or similar scores. तो दोनों स्टेटमेंट्स कैसे दी हुई हैं, उल्टी दी हुई है ना। तो रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी नीचे वाला है, ठीक है, वैलिडिटी ये रिफ्लेक्ट करता है। सो रिलायबिलिटी रेफर्स वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड्स द सेम और सिमिलर स्कोर्स, एंड वैलिडिटी एंश्योर्स वेदर अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सेज टू मेजर, ठीक है जी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट। कॉमन क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट नहीं पढ़े मैंने, कहीं नहीं पढ़े, बट ठीक है अपना दिमाग तो फिर भी हम लगाएंगे, क्योंकि पेपर तो छोड़ के आएंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो अटेम्प्ट करेंगे। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो अब क्या पूछा, कॉमन क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट क्या होंगे। एक टेस्ट के लिए कॉमन क्राइटेरिया क्या होंगे, सारे ऑप्शन झट से पढ़ देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन होती है, किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन तो होती है ना, कि किन हालातों में यूज करना है, किस लिए यूज करना है, ठीक है। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये तो नेसेसिटी नहीं है ना, कॉमन क्राइटेरिया तो नहीं है कि सारे ही उस टेस्ट में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो मिक्स बैग्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कॉमन क्राइटेरिया पूछ रहे हैं वो, ठीक है। टाइम लिमिट होती है हर एक टेस्ट में, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कुछ कुछ होता है, या मार्क्स एलोकेटेड होते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके सारे ही हो गए एक्सेप्ट योर बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी, ठीक है जी। इन द रोल ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर हाउ शुड अ टीचर प्रोसीड। अब इस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने को कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक है हमारे को अपना ब्रेन अप्लाई करते रहना है, ठीक है। तो पहला सबसे स्टेप कौन सा आता है या आखिरी स्टेप कौन सा होता है, जब भी हमारे को कोई प्रोसेस, कोई स्टेजेस पूछी है ना, और जो हमने कहीं नहीं पढ़ी, तो उन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहला पहला स्टेटमेंट देख लो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, या लास्ट वाला, तो फिर उसके बाद आंसर की ऑप्शन चेक करो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे प्रिपेयर टेस्ट आइटम्स दैट मैचेस द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एक बार को ये लग सकता है आपको, ठीक है, और ये ऑप्शन आपको एक ही में दी हुई है। आगे चलते हैं। लिस्ट द मेजर कोर्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब प्रिपेयर दो जगह यूज कर दिया। स्पेसिफाई द कोर्स और यूनिट कंटेंट, कभी भी टेस्ट कोई कंस्ट्रक्ट करेगा एज अ रोल ऑफ इन द रोल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्टर आपने सोचना है। तो सबसे पहले जिस भी चीज़ का आप टेस्ट ले रहे हो उसका सिलेबस भी तो डिफाइन करोगे। तो स्पेसिफाई द कोर्स और यूनिट कंटेंट, ठीक है, ओके। तो ये आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो अब देख लो डी ऑप्शन आपकी डी में ही बन रही है, उसके बाद लगा के देख लो, ये फर्स्ट होगा,
बी, लिस्ट द मेजर कोर्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फिर आप ये करोगे, मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को दूर कर दोगे, एंड देन फाइनली सॉरी सेकेंड लास्ट स्टेप में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनेगा और लास्ट में आप टेस्ट आइटम्स बना दोगे, ठीक है। तो डी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। In a school in which there are large number of failures, you may like to develop tests for elimination of those who are likely to have substantial difficulties in meeting the academic goals of teaching. For this, you need to develop tests which should be able to predict the individual's ability or readiness to undertake the study of a school subject successfully. तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। कहना क्या चाहता है कि ये देखो, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट दिस मीन्स प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट की सबसे बड़ी निशानी होती है कि प्रिडिक्शन होती है, फ्यूचर प्रिडिक्शन होती है अबाउट कि वो कैसे सक्सेसफुली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर दिस यू नीड टू डेवलप टेस्ट विच शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी और रेडीनेस। तो इंडिविजुअल की एबिलिटी को प्रिडिक्ट कर रहा है या उसकी रेडीनेस को, विलिंगनेस को प्रिडिक्ट कर रहा है टू अंडरटेक द स्टडी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट सक्सेसफुली। ये सबसे बड़ी निशानी है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट की, इसी को बोलते हैं बेसिकली प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है जी। ओके, तो इसको क्योंकि अगर आपको दूसरा कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन लगता तो आप एप्टीट्यूड शायद मार्क करके आते, बट एप्टीट्यूड टेस्ट तो सबसे बड़ी बात इसमें दिया ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात आ जाती है, एबिलिटी को प्रिडिक्ट करना है, इंडिविजुअल की या विलिंगनेस को प्रिडिक्ट करना है, तो उसका आंसर प्रोग्नोस्टिक रहेगा, ठीक है। एज अ टीचर यू विश टू प्रिडिक्ट द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल सक्सेस इन योर सब्जेक्ट। पहले पूरा पढ़ना है, भागना नहीं है, ठीक है। योर मेन पर्पस इज टू प्रिडिक्ट और आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर development along special lines or who are likely to profit most by special training. Which test would you apply to accomplish that? अब इसका आंसर है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, और क्यों है वो मैं बता देती हूँ। एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब ही क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद आप कितना उसको आगे ले जा पाओगे, ठीक है, उसमें कितनी सक्सेस गेन कर पाओगे, वो चेक किया जाता है, ठीक है। सो हाउ मच यू विल अचीव इन फ्यूचर, दैट इज असेस्ड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट। हाउ मच यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, वो बताता है आपका अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। फ्यूचर में आप कितना अचीव कर जाओगे, गिवन अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपको मिल जाए, वो डिटरमिन करता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। As a teacher, you wish to predict the capacity and potential success in your subject. Your main purpose is to predict or to identify individuals who have great potential for development along special lines or who are likely to profit most by special training. ठीक है, तो ट्रेनिंग देने के बाद आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, वो प्रिडिक्ट अगर आप कर रहे हो तो वो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ना कि प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है। अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या है, जब आप इंडिविजुअल की एबिलिटी और रेडीनेस देख रहे हो, दोनों में फर्क समझ लो यहीं पे। प्रोग्नोस्टिक होता है कि जब हम इंडिविजुअल की एबिलिटी और रेडीनेस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस टेस्ट से, वो हो गया प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, कि क्या मेरा इंडिविजुअल केपेबल है, क्या मेरा इंडिविजुअल विलिंग है, ठीक है, वो चेक करना प्रोग्नोस्टिक में आता है। लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद आप कितना सक्सेसफुल होगे, दैट इज डिटरमिन्ड बाय योर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसीलिए इसका आंसर है एप्टीट्यूड, और प्रीवियस ईयर का आंसर था प्रोग्नोस्टिक, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन था, उसका आंसर प्रोग्नोस्टिक था, ठीक है। Maximum performance tests are designed to assess the upper limits of the examinee's knowledge and abilities. Yes, maximum performance test पहली बार तो दो तरह के होते हैं आपके, एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा मैंने बताया आपको अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली कॉग्निटिव स्किल्स हो गए, या आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गई, या फिर कोई भी स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज में आपकी अपर लिमिट्स बताता है कि आप कितना अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए देखो ना, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट नाम से भी पता चल रहा है।
सेकेंड आता है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। तो अगर किसी भी इंसान के एटीट्यूड को, किसी की पर्सनैलिटी को, किसी के बिहेवियर को असेस करना है तो उसमें आप रिस्पॉन्स टेस्ट यूजुअली यूज करते हो, ठीक है। सो इट रिफ्लेक्ट्स दी बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जामिनीज कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे, कैसा उनका एटीट्यूड है या उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जिस टेस्ट से रिफ्लेक्ट हो जाती है वो होते हैं टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। A teacher intends to find out the learning difficulties of students. Which of the following test can be used? तो हमने इवेल्युएशन सिस्टम्स वाला जो PYQs का वीडियो बनाया उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड बात हो रही है इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ कैटेगराइज किया गया है। तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। The compositional skills and creativity in presentation of students can be most effectively evaluated by which of the following? तो compositional, compose करना है कुछ, creativity दिखानी है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो नहीं दिखेंगे, सबका एक ही आंसर रहता है, क्या क्रिएटिविटी दिखेगी किसी स्टूडेंट की? शॉर्ट आंसर टेस्ट में भी नहीं दिखेगी, प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट में भी नहीं दिखेगी। प्रोजेक्टिव टाइप बेसिकली दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है। तो कंपोजिशनल स्किल्स और क्रिएटिविटी आपकी कहाँ दिखेगी? ऐसे टाइप टेस्ट से, ठीक है। कैसे आप अपना टेस्ट औरों से डिफरेंट कर पाते हो? तो सिविल्स के एग्जाम्स में भी ऐसे लिखवाते हैं ना, तो इसको ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है। कितने क्रिएटिव हो, कितना डिफरेंट आप कर पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट? तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो आंसर रहेगा सी। एप्टीट्यूड और अचीवमेंट दोनों ही मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट? अगेन यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। Achievement and aptitudes are designed to assess the upper limits of the examinee's knowledge and abilities. अब देखिए वहां लिखा था मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, सेम लाइन थी, लेकिन अचीवमेंट और एप्टीट्यूड की जगह क्या कर दिया था? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कौन से होते हैं? अचीवमेंट और एप्टीट्यूड। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। तो वही अभी जो मैंने आपको लाइन एग्जाम बताई थी, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट, तो वही है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट और प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही सभी वीडियोस को चेक करने के लिए ह्यूमन पेडिटर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।